मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, निखम्मा गणिसा। आज के समाचारों में हम सबसे पहले आज से 55 साल पहले जोधपुर में राजस्थान का एकमात्र मुख्यालय भूजल विभाग का खुला था। उसे भजनलाल सरकार जयपुर ले जाने की तैयारी कर चुकी है। इसको लेकर के कर्मचारियों में भारी रोष है और ये विभाग तत्कालीन जलदाय मंत्री परशुराम मदेरणा के प्रयासों से यहाँ पर खुला था ताकि गिरते भूजल को संभाला जाए। दूसरी खबर हम ये देने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गठबंधन की सरकार के लगते ही नहीं। जैसे वे 400 सीटें लेकर के आए हैं उसी तरह का व्यवहार उनका संसद में देखा गया। इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट हम देने जा रहे हैं। सबसे पहले बात होगी जोधपुर में एकमात्र मुख्यालय राजस्थान का जिसका था वो था भूजल विभाग का। भूजल विभाग आज से 55 साल पहले खुला था। तब पश्चिमी राजस्थान में जिस तरह से भूजल का स्तर गिर रहा था उसे बढ़ाने के लिए और यहाँ के किस तरह का पानी है इसकी जांचने के लिए भूजल विभाग जोधपुर में तत्कालीन मंत्री परशुराम मदेरणा के प्रयासों से खुला था। अब यह विभाग जोधपुर से जयपुर ले जाने की तैयारी की जा रही है। आज से करीब 4 साल पहले यहाँ पर जो विभाग बना था उसको कैंसर यूनिट के रूप में तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने उसे बंद किया और यहाँ से दूसरी जगह वस्त्र मंत्रालय के पास में शिफ्ट कर दिया और उसके लिए अलग से बजट भी जारी किया था। लेकिन वर्तमान भजनलाल सरकार इस विभाग को ले जाना चाहती है। आइए हम थोड़ी सी इस पर चर्चा कर लें। 55 साल पहले बना भूजल विभाग मुख्यालय जयपुर शिफ्ट होगा और सभी कर्मचारी वहां पर जाएंगे। जोधपुर में केवल क्षेत्रीय कार्यालय रहेगा और अब यह क्षेत्रीय कार्यालय चौखा में शिफ्ट होगा। प्रदेश में घटते भूजल स्तर को रोकने में नाकाम भूजल विभाग का मुख्यालय अब जयपुर में होगा। 55 साल पहले मारवाड़ में पानी की समस्या को देखते हुए भूजल विभाग का प्रादेशिक मुख्यालय जोधपुर में खोला गया था। तब परशुराम मदेरणा के प्रयासों से ये खुला था और उसके बाद में निरंतर ये विभाग चलता रहा। तो क्या जोधपुर के जनप्रतिनिधियों की जमीर नहीं जागी कि एकमात्र जोधपुर का विभाग जयपुर जा रहा है। यहाँ से निर्वाचित विधायक जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी है और अन्य विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं, वे एक शब्द नहीं बोल रहे। आखिर जोधपुर के साथ में ये सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? इसका प्रश्न सीधे सीधे सरकार से पूछने वाला अगर कोई है तो वो जनप्रतिनिधि है। हाल ही में लोकसभा की सीट भी जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत ने जीती है और भारतीय जनता पार्टी का परचम जोधपुर में लहराया था। इससे पहले 10 में से 8 सीटें भाजपा को देने वाली जनता के साथ में और विशेष तौर से ग्रामीण जनता के साथ में वर्तमान भजनलाल सरकार खिलवाड़ करने जा रही है। और जोधपुर में अगर मुख्यालय जयपुर चला गया तो मान करके चलिए पश्चिमी राजस्थान में भूजल के घटते स्तर को बढ़ाने के लिए प्रयास पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। आपको बता दें कि खास बात यह है कि इसके भवन निर्माण के लिए सरकार ने हाल ही में 50 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति भी दी थी, लेकिन इसके शिफ्ट होने से उपयोगी काम बंद हो गया है। ऐसे में इसका मुख्यालय जयपुर शिफ्ट होने के साथ ही यहाँ कार्यरत करीब 120 कर्मचारी जयपुर चले जाएंगे। उनके लिए हालात खराब होने हैं। जयपुर जैसी
महंगी सिटी में अपने घर बार को छोड़ करके जाकर के रहना, इसका जवाब कौन देगा? कर्मचारी शायद इसी से नाराज हैं और इस नाराजगी का बदला लेने के लिए वे तैयारी कर चुके हैं। आपको बता दें कि भूजल विभाग में यहाँ पद तो समाप्त होंगे ही, साथ में यहाँ 50% कार्मिक अधिकारी व वैज्ञानिक जोधपुर के हैं और उनको सभी को जयपुर में सेवाएं देनी पड़ेगी। पश्चिमी राजस्थान के टैलेंट एरिया में भूजल सुविधा को विकसित करने के उद्देश्य से 1969 में भूजल विभाग का मुख्यालय जोधपुर में खोला गया। तब परशुराम मदेरणा ने ये कहा था कि जोधपुर के लिए और जोधपुर संभाग के लिए, मारवाड़ के लिए ये विभाग उपयोगी होगा और उपयोगी काम भी इन्होंने किए। लेकिन जिस तरह के काम हो रहे थे उसे अब बंद करना पड़ेगा। आपको ये भी बता दें कि इसके बाद ये विभाग निरंतर जोधपुर में चल रहा है। अब ये कार्यालय जयपुर के झालना डूंगरी स्थित भूजल विभाग के कार्यालय में संचालित होगा। वहीं इसका जोधपुर क्षेत्रीय कार्यालय चोखा में आवंटित भूमि पर बनाकर स्थानांतरित किया जाएगा। इस संबंध में अखिल राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष शंभू सिंह बेड़तिया का कहना है कि सरकार ने इस तरह से संभागीय मुख्यालय पर किसी न किसी विभाग का हेडक्वार्टर वहां कर दिया है। इसी के तहत भूजल विभाग का प्रादेशिक मुख्यालय जोधपुर किया गया था, उसे अब जोधपुर से हटाकर जयपुर में किया गया है। इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। मानसून पर निर्भर इसलिए मुख्यालय खोला गया था। मध्य प्रदेश मानसून पर निर्भर रहता है, लेकिन ये क्षेत्र टैलेंट एरिया में आने से मानसून भी मेहरबान नहीं रहता है। यही कारण है यहाँ इस विभाग का मुख्यालय रखा गया। हाल यह है कि अत्यधिक भूजल विभाग के दोहन के कारण यहाँ के कई इलाके रेड जोन में आ गए हैं, जिसको बचाने के लिए भविष्य में भूजल विभाग से काफ़ी उम्मीदें हैं। लेकिन इस तरह से भजनलाल सरकार जोधपुर के साथ में पहला कुठाराघात करने जा रही है। एकमात्र प्रादेशिक मुख्यालय जोधपुर का भूजल विभाग था, जिसे जयपुर शिफ्ट करने की तैयारी कर दी गई है और ऐसा लगता है भाजपा के सांसद खामोशी से ये तमाशा देखने में लगे हैं। एक का भी वक्तव्य, एक का भी विरोध इसको लेकर के नहीं आया और कांग्रेस तो संगठन के रूप में यूं भी जोधपुर में चकनाचूर है। लेकिन अशोक गहलोत की वाणी पर विराम क्यों लग गया? अशोक गहलोत जानते हैं पश्चिमी राजस्थान का एकमात्र विभाग भूजल विभाग जोधपुर में क्यों खोला गया था और जोधपुर के खुद लंबे समय तक सांसद रहे और राजस्थान के मुख्यमंत्री होने का जोधपुर के लोगों को गर्व है कि अशोक गहलोत तो इस पर कुछ बोलेंगे। कर्मचारियों में रोष इसी बात को लेकर है कि एक भी जनप्रतिनिधि बोल नहीं रहा है कि भूजल विभाग जोधपुर से जयपुर शिफ्ट नहीं किया जाए। बहरहाल ये भूजल विभाग की रिपोर्ट थी और उम्मीद करता है मारवाड़ बुलेटिन कि जनप्रतिनिधियों का जमीर जागेगा और वे जरूर इस विभाग को जोधपुर में रोकने का प्रयास करेंगे। अब हम बात करते हैं बदले नतीजों के बावजूद पुराने ढर्रे की राजनीति देश में चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा लगता है अभी भी 400 सीटें जीतने के साथ में संसद में बैठे हैं और उनका व्यवहार भी कुछ इसी तरह का था। ऐसा लग नहीं रहा था कि वे गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों का प्रयोजन देश के राजनीतिक नेतृत्व को पहले से अधिक विनम्र बनाना था तो लगता नहीं ऐसा हुआ है। सरकार ऐसा काम कर रही है जैसे उसने वास्तव में अपने 400 सीटों का लक्ष्य हासिल कर लिया हो। उधर कांग्रेस ऐसा दिखा रही है जैसे उसने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया हो। इसका नतीजा यह है कि ऐसे समय में फिर से टकराव उभर करके सामने आ रहे हैं। जब देश को अति ध्रुवीकृत राजनीति से राहत की जरूरत थी, वहां पर टकराव होना ये 5 साल का सिलसिला पहले ही दिन शुरू हो गया। क्या जरूरत थी इंदिरा गांधी का नाम लेने की? और अगर
आपको संविधान में बदलाव नहीं करना था तो आप खुलकर के पहले ही दिन कह देते कि संविधान में बदलाव नहीं किया जाएगा और SC/ST को आरक्षण यथावत रखा जाएगा। लेकिन इंदिरा गांधी को याद दिला करके ये संकेत दिए गए, अगर इंदिरा गांधी ने संविधान के साथ में छेड़छाड़ किया था तो मान करके चलिए हम भी ये करके दिखाएंगे। इसका टकराव आने वाले 5 साल तक आपको सुनाई देगा। लोकसभा नहीं चलने दी जाएगी। विपक्ष बिल्कुल तैयार है और सरकार भी उन पर वार करने के लिए तैयार खड़ी है। कुछ और भी चिंताजनक संकेत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी भी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के निशाने पर है। ईडी के मामले में उनकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में आने से कुछ ही घंटे पहले सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की। आपको ये भी बता दें कि 14 साल पुराने मामले को फिर से शुरू किया गया है और आतंकवाद विरोधी कानून के तहत उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है। यूपी में बुलडोजरों से घरों को ढहाना जारी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बुरी गत जनता ने की है और जनता पर ही बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में फिर से गौ रक्षकों का बोलबाला है। प्रधानमंत्री की सत्ता की रणनीति का एक अभिन्न हिस्सा यह है कि कभी भी राजनीतिक कमजोरी का कोई संकेत वे नहीं देते हैं, कम से कम सार्वजनिक रूप से तो नहीं। गांधीनगर और दिल्ली दोनों जगहों पर 23 साल की निर्बाध सत्ता में नरेंद्र मोदी ने एक बार भी अपनी कमजोरियों या निर्णय संबंधी भूलों को कभी स्वीकार नहीं किया है। शायद यही वजह है कि 4 जून के अपेक्षाकृत चुनावी अल्पमत के बावजूद भी ये आभास दे रहे हैं कि वास्तव में कुछ भी नहीं बदला है। वे अपने तीसरे कार्यकाल में किसी तरह की ढील देने के मूड में नजर नहीं आते हैं, भले ही अब ये गठबंधन की सरकार हो। सरकार के डिनाइल मोड में रहने का एक और उदाहरण लीजिए। पिछले 13 महीनों में मणिपुर हिंसा के चक्र में फंसा हुआ है। इस अवधि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकटग्रस्त राज्य का एक भी बार दौरा नहीं किया। लंबे चुनाव अभियान के दौरान दर्जनों मीडिया इंटरव्यू में भी एक बार भी मणिपुर की स्थिति पर बात नहीं की गई, न ही उनसे इस पर कोई सवाल पूछा गया। गृह मंत्री अमित शाह पर मणिपुर की जिम्मेदारी छोड़ दी गई। शाह ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ कई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें की, लेकिन वो राजनीतिक पहुंच कहाँ है जो स्थानीय लोगों के घावों पर मलम लगा सके। शायद यह कार्यकाल भी यही बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सख्त व्यवहार के लिए लोकसभा में इस बार क्या हर चीज थोपने का काम कर सकेंगे। शायद विपक्ष इस बार ज्यादा मजबूत है और ये मान करके चलिए विपक्ष सत्ता को चलने नहीं देगा और सत्ता विपक्ष को चलने नहीं देगी। ये ही सिलसिला पहले ही दिन से शुरू हो गया है और ये काम की शुरुआत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कर दी है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। आज हमारे इजाज़त लेने का समय आ गया है। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।